Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन को अगर हम एक समरी इक्वेशन के अंदर लिखें तो इसकी समरी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन की एक वेल नोन इक्वेशन है। इसमें C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज, इसके ब्रेकडाउन के लिए 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड, जबकि एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस एज बाय प्रोडक्ट, और इसके साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी यील्डेड। जैसे आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, 36 to 38 ATPs will be produced as a result of complete breakdown of this one glucose molecule. ये दो फिगर्स किस वजह से बताई गई हैं? 36 ATPs in case of यूकैरियोट्स और 38 ATPs in case of प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में 2 ATPs ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपको एरोबिक रेस्पिरेशन की एक समरी इक्वेशन बताइए। इस एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल 4 फेजेस में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, और वो 4 फेजेस कौन कौन से हैं? फेजेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। उन 4 फेजेस में पहला फेज कहलाएगा ग्लाइकोलिसिस, जो कि तमाम रेस्पिरेटरी पाथवेज का एक कॉमन फेज होता है, ग्लाइकोलिसिस। आज आप ये भी देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस किस तरह से एरोबिक और एनरोबिक रेस्पिरेशन में डिफर करता है। हालांकि ये कॉमन फेज है, लेकिन इसका क्या फर्क है दोनों मैकेनिज्म्स में, इस बात को भी एनालाइज किया जाएगा यहाँ पर। दूसरा फेज एरोबिक पाथवे में ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के नाम से, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट्स या पायरुविक एसिड, या इसको लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। इस रीजन को भी हमने आइडेंटिफाई करना है कि व्हाई इट इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन। इन तमाम पॉइंट्स की तरफ आपकी तवज्जो रहनी चाहिए। थर्ड फेज विल बी क्रेब्स साइकिल, वेल नोन मेटाबॉलिक पाथवे क्रेब्स साइकिल, और फिर आखिर में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। This oxidative phosphorylation occurs by means of an electron transport chain. तो इस वजह से इस फेज को रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इस तरह से टोटल 4 फेजेस एरोबिक रेस्पिरेशन में इंक्लूड होते हैं। जहां तक इन फेजेस की अकरेंस का ताल्लुक है कि सेल के अंदर ये फेजेस कहां परफॉर्म होते हैं, तो ग्लाइकोलिसिस आपको पहले भी बताया था, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होगा, और इसके मुकाबले में बाकी जितने भी फेजेस हैं वो विद इन माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म होंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में परफॉर्म होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। हाँ जी, क्रेब्स साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में परफॉर्म होगा, लेकिन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद जो इनर इन्वेजिनेशंस होती हैं, विच आर कॉल्ड क्रिस्टी मेम्ब्रेन या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, वहां ये एक्टिविटी परफॉर्म होती है। तो यहां पर आप इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी आंसर कर सकते हैं, या फिर क्रिस्टी मेम्ब्रेन भी आंसर कर सकते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और क्रिस्टी मेम्ब्रेन्स। लेकिन अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन किसी प्रोकैरियोटिक सेल में परफॉर्म हो रहा हो जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, तो वहां पर याद रखिए कि ये पूरा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही परफॉर्म होता है। सिर्फ ये जो आखिरी इवेंट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के जरिए परफॉर्म होगा, या प्रोकैरियोट्स में एक स्ट्रक्चर होता है मीजोसोम, उसके जरिए ये एक्टिविटी परफॉर्म होती है।
लेकिन यूकैरियोटिक सेल में चूंकि एक डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये इस वजह से ज्यादातर एक्टिविटीज माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म हो रही हैं इन अ यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को। ग्लाइकोलाइसिस व्हिच इज द फर्स्ट फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, नॉट ओनली इट इज इंक्लूडेड इन एरोबिक रेस्पिरेशन बल्कि ये बाकी जितने दूसरे रेस्पिरेटरी पाथवेज हैं, एनारोबिक रेस्पिरेटरी पाथवेज, उनके अंदर भी ये पहला फेज कंसिडर किया जाता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द ग्लाइकोलाइसिस। Glycolysis can be defined as the breakdown of glucose into two molecules of pyruvate. The breakdown of glucose into two molecules of pyruvate. The breakdown of glucose into two molecules of pyruvate is called glycolysis. Pyruvate basically ये 3 carbon molecule है. Each pyruvate molecule consists of 3 carbon atoms, whereas glucose is a 6 carbon molecule. तो हकीकत में यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कुछ गेन और लॉस नहीं हो रहा। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल दरमियान से टूट के 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिनको पायरुवेट्स या पायरुविक एसिड्स का नाम दिया जाता है। और ड्यूरिंग दिस ब्रेकडाउन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आल्सो रिलीज्ड। ग्लाइकोलाइसिस ये कोई बहुत ज्यादा एनर्जी यील्डिंग फेज नहीं है, इसमें से कुछ मिकदार एनर्जी की यील्ड होगी। बहरहाल ग्लाइकोलाइसिस का जो एनर्जी अकाउंट है वो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में थोड़ा सा डिफर करता है। अभी हम जो ग्लाइकोलाइसिस को डिफरेंशिएट करेंगे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, वो इसके एनर्जी बजट के हवाले से ही डिफरेंस होगा कि ग्लाइकोलाइसिस अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में परफॉर्म हो तो इसके एनर्जी अकाउंट में ज्यादा एनर्जी इंक्लूड की जाती है, यहाँ से जो एनर्जी लिबरेट होगी वो ज्यादा मिकदार होगी। और अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में परफॉर्म होता है तो यहाँ से रिलीज होने वाली एनर्जी बहुत कम मिकदार में होगी, जो कि जस्ट 2 एटीपीज हैं। आपको पहले भी ये बात बताई थी। तो ये 2 एटीपीज कहाँ से रिलीज होंगे और एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपीज की तादाद ज्यादा कैसे हो सकती है, इन सारी बातों को आपने तवज्जो से देखना है। बहरहाल ये जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट होने जा रहा है, ये पाथवे फर्दर 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। इसमें एक स्टेप कहलाता है प्रिपरेटरी फेज। दरअसल प्रिपरेटरी फेज के अंदर कोई एनर्जी यील्ड नहीं होती, बल्कि ग्लूकोज को प्रिपेयर किया जाता है फॉर द ऑक्सीडेशन। इस वजह से ग्लूकोज को प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है इस फेज के अंदर, और इसी वजह से इस फेज को इन्वेस्टमेंट फेज का नाम भी दिया गया है, क्योंकि कुछ एनर्जी पहले इन्वेस्ट की जाएगी इन टर्म्स ऑफ एटीपी। यहां पर कुछ एटीपी यूटिलाइज किए जाएंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज के अंदर ग्लूकोज इस काबिल हो जाएगा कि उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके एनर्जी यील्ड की जा सके। तो पहला स्टेप इसमें ये प्रिपरेटरी फेज कहलाता है, जिसमें ग्लूकोज को प्रिपेयर किया जा रहा है फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी। उसके बाद जो दूसरा फेज है, दैट फेज इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज असल फेज है जिसमें एनर्जी यील्ड होनी है ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव फेज इसी वजह से उसको पे ऑफ फेज भी कहा गया, क्योंकि इस फेज के दौरान एनर्जी लिबरेट होती है। देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज पे ऑफ फेज। तो ये आपसे रीजनिंग पूछी जा सकती है कि व्हाई द फर्स्ट फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज। तो आपने कहना है कि इट इज नोन एज प्रिपरेटरी फेज बिकॉज द ग्लूकोज रिक्वायर्ड सम मॉडिफिकेशन फॉर ऑक्सीडेशन, so therefore some energy is used in this modification, so the phase is known as preparatory phase. But on the other hand oxidative phase को second phase को oxidative phase या payoff phase क्यों कहते हैं? Because during this phase oxidation events occur and as a result of those oxidation energy is released in the form of ATP. Therefore this second phase is called oxidative phase या payoff phase. यानी यहां पर ग्लूकोज को पहले ऑक्सीडाइज करने के लिए प्रिपेयर किया गया, उसको मॉडिफाई किया गया और उसके बाद फिर ऑक्सीडेटिव फेज में ले जाकर उसको ऑक्सीडाइज किया गया
और उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में एनर्जी यील्ड हुई है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो पहले जब उसको मॉडिफाई किया जाता है तो उस मॉडिफिकेशन के दौरान एनर्जी खर्च की जाती है। इसी वजह से प्रिपरेटरी फेज इन्वेस्टमेंट फेज है और ऑक्सीडेटिव फेज पे ऑफ फेज है जो एनर्जी यील्ड करता है। दोनों फेजेस के दौरान 5 रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। प्रिपरेटरी फेज भी 5 रिएक्शंस पर मुश्तमिल एक फेज है और इसी तरह से ऑक्सीडेटिव फेज भी 5 रिएक्शंस पर मुश्तमिल एक फेज है। तो आइए देखते हैं कि प्रिपरेटरी फेज में होने वाले रिएक्शंस किस तरह से परफॉर्म होते हैं। ड्यूरिंग प्रिपरेटरी फेज सबसे पहला रिएक्शन कुछ इस तरह से परफॉर्म होगा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आप देखिए इन दोनों मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसके पास अभी कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके कार्बन नंबर 6 के ऊपर एक अदद फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। अब ये फॉस्फेट ग्रुप कहां से आया? एक्चुअली दिस फॉस्फेट ग्रुप इज डोनेटेड बाय एटीपी। यहां पर एटीपी ने सैक्रिफाइस किया है। एटीपी मॉलिक्यूल से एक अदद फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज को मिल गया और ग्लूकोज उस फॉस्फेट को लेकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, जबकि एटीपी अपना फॉस्फेट लूज करने के बाद एडीपी में चेंज हो गया। देखिए इस पहले रिएक्शन में ग्लूकोज का स्टेटस क्या है? ग्लूकोज एक सबस्ट्रेट है, जबकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इस रिएक्शन की प्रोडक्ट है, जबकि एटीपी इस रिएक्शन के अंदर एक कोएंजाइम के तौर पर एक्ट कर रहा है। यहां पर जो एंजाइम काम कर रहा है उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम दिस एक्टिविटी टेक्स प्लेस। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मौजूदगी में ये रिएक्शन परफॉर्म हुआ। हेक्सोकाइनेज इज द एंजाइम, एटीपी इसका कोएंजाइम है, ग्लूकोज इसका सबस्ट्रेट है। तो ग्लूकोज जो कि सबस्ट्रेट था उसने एटीपी से एक अदद फॉस्फेट लेकर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। यानी इस रिएक्शन में हुआ क्या है? इस रिएक्शन को अगर हम टाइटल दें कि ये रिएक्शन क्या है, तो आप इस फर्स्ट रिएक्शन को टाइटल दे सकते हैं कि इस रिएक्शन में चूंकि फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है ग्लूकोज के अंदर, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन। तो ये पहला रिएक्शन एक फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन है। आपकी तवज्जो इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर बरकरार रहनी चाहिए कि अभी हम जितने भी रिएक्शंस देखेंगे हर एक रिएक्शन में आपको इन तमाम बातों का इल्म होना चाहिए कि उस रिएक्शन का सबस्ट्रेट क्या है, उस रिएक्शन की प्रोडक्ट क्या है, उस रिएक्शन में कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, उस रिएक्शन में केमिकल इवेंट कौन सा परफॉर्म हुआ है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर फॉस्फेट का एडिशन हुआ है, तो जो केमिकल इवेंट यहाँ पे परफॉर्म हुआ है यानी सबस्ट्रेट के साथ जो एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म हुई है उस एक्टिविटी को आपने यहाँ पर नेम करना होता है। तो इस तरह से ये पहला रिएक्शन कंप्लीट हुआ। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फिर अगले रिएक्शन में आप देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक और मॉलिक्यूल में चेंज होता है। दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब गौर कीजिए कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में क्या फर्क है। दरअसल ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। यहां पर एक्चुअली कुछ गेन और लॉस नहीं हुआ, जस्ट एक स्ट्रक्चरल चेंज आया। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाएगा। ग्लूकोज जो कि एक एल्डो शुगर थी, एल्डोहेक्सोज टाइप का मॉलिक्यूल है, ये अब कीटोहेक्सोज में कन्वर्ट हुआ है। यानी इस रिएक्शन को अगर हम टाइटल दें यहां पर क्या हुआ, तो इस रिएक्शन को टाइटल दिया जा सकता है आइसोमेराइजेशन। यहां पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कि अपने एक आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस वजह से इसे आइसोमेराइजेशन कहा जाएगा। दिस इज इनफैक्ट आइसोमेराइजेशन। और इस आइसोमेराइजेशन को जो एंजाइम कैटलाइज कर रहा है उस एंजाइम का नाम क्या है? दैट एंजाइम इज फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। तो फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम की मौजूदगी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इस वजह से इस रिएक्शन को आइसोमराइजेशन का नाम दिया गया। इस रिएक्शन में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का स्टेटस क्या होगा? ये सबस्ट्रेट है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इस रिएक्शन की प्रोडक्ट है। फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम का नाम है, और जबकि आइसोमराइजेशन उस केमिकल इवेंट को कहा जाएगा जो इस रिएक्शन में परफॉर्म हुआ। बिल्कुल इसी तरह से अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर रिएक्शन नंबर 1 की तरह अगेन एक अदद फॉस्फेट ग्रुप इसके अंदर ऐड होगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक और फॉस्फेट लेकर ये बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की फॉर्मेशन भी एक अदद फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन का नतीजा है। यहां पर भी पहले रिएक्शन की तरह एक मॉलिक्यूल एटीपी का यूटिलाइज हो जाएगा और एटीपी अपना फॉस्फेट लूज करने के बाद खुद एडीपी में चेंज हो जाता है, जबकि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये फॉस्फेट गेन करने के बाद फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में चेंज हो जाता है। पहले फ्रक्टोज मॉलिक्यूल के 6th कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप था और अब फ्रक्टोज मॉलिक्यूल के 1st कार्बन पर भी एक फॉस्फेट ग्रुप आ गया है। इस तरह से 2 अदद फॉस्फेट ग्रुप अब इसके पास मौजूद है। इस रिएक्शन को भी आप पहले रिएक्शन की तरह क्या टाइटल देंगे? दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में भी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है इसके अंदर फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है, देयरफॉर इट इज नोन एज फॉस्फोरिलेशन। तो ये भी एक फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन है। और इस फॉस्फोरिलेशन को जो एंजाइम कैटलाइज कर रहा है उस एंजाइम को कहते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की मौजूदगी में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बिसफॉस्फेट में चेंज हुआ बाय टेकिंग अ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी। एटीपी अपना फॉस्फेट लूज करके एडीपी में चेंज हो गया और इस तरह से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की फॉस्फोरिलेशन परफॉर्म हुई। इस रिएक्शन में भी अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो आपने कहना है कि दिस इज substrate of this reaction. What is the role of fructose 1,6 bisphosphate? This is product of this reaction. Phosphofructokinase is the enzyme. ATP is the coenzyme. ये इन सारी बातों पर आपका ध्यान होना चाहिए। एमसीक्यूज में ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट नेक्स्ट रिएक्शन में ये स्प्लिट कर जाता है, 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और इसके टूटने से जो 2 फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें से एक फ्रेगमेंट को कहते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, आपको याद होगा आपने ये मॉलिक्यूल उसमें केल्विन साइकिल के अंदर भी ऑब्जर्व किया था। केल्विन साइकिल में इसको आउटपुट ऑफ केल्विन साइकिल कहते हैं। तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P ये चीज यहां पे यील्ड होगी और दूसरा एक और मॉलिक्यूल एक और फ्रेगमेंट यहां से प्रोड्यूस होगा इस रिएक्शन में, उसे कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ये 2 ट्रायोजेज हैं, बोथ ऑफ देम आर ट्रायोजेज। इससे पहले जो रिएक्शंस चल रहे थे वो हेक्सोजेस के ऊपर मुश्तमिल थे। इन तमाम रिएक्शंस में हेक्सोज मॉलिक्यूल्स थे। हेक्सोज मींस 6 कार्बन मोनोसेक्राइड्स और अब ये हेक्सोज 2 ट्रायोजेस में ब्रोकन डाउन हो गया। तो ये रिएक्शन दरअसल एक क्लीवेज रिएक्शन है। रिएक्शन नंबर 4 बेसिकली एक क्लीवेज रिएक्शन है क्योंकि इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन हो रही है। क्लीवेज रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें कोई मॉलिक्यूल दरमियान से टूट जाए। तो इस तरह से देखो यहां पर कोई एक्चुअली लॉस और गेन कोई नहीं हुआ, कोई चीज ऐड या लॉस नहीं हो रही, जस्ट फ्रेगमेंटेशन हो रही है। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लीवेज रिएक्शन एंड दिस क्लीवेज रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम नोन एज एल्डोलेज। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम एल्डोलेज दिस क्लीवेज एक्टिविटी टेक्स प्लेस और fructose 1,6 bisphosphate which was a 6 carbon molecule, now it is broken down into 3 carbon molecules, glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxyacetone phosphate.
ये दोनों मॉलिक्यूल जो यहां पर यील्ड हुए, बोथ ऑफ देम आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, बोथ ऑफ देम आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। लिहाजा एक और रिएक्शन के दौरान, क्योंकि ये दोनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, तो एक और रिएक्शन के दौरान डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट विल बी चेंज इनटू ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस वुड बी द रिएक्शन नंबर 5, और इस रिएक्शन नंबर 5 को क्या टाइटल दिया जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बोथ ऑफ देम आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, तो एक्चुअली यहां पर आइसोमराइजेशन हो रही है, आइसोमराइजेशन। और ये आइसोमराइजेशन परफॉर्म हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम ट्राइयोज phosphate isomerase. Triose phosphate isomerase is the name of the enzyme which catalyzes this isomerization, and during this isomerization the molecule of dihydroxyacetone phosphate is changed into glyceraldehyde 3 phosphate. So at the end, अब ये जो glyceraldehyde 3 phosphate है, इसके 2 molecules यहां से yield हो गए। At the end इसके 2 molecules अब हासिल हो चुके हैं, और ये 2 molecules फर्दर आगे नेक्स्ट फेज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। सो दिस वाज द प्रिपरेटरी फेज ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। अब आप देखिए कि ग्लूकोज प्रिपेयर हो गया फॉर ऑक्सीडेशन, और ग्लूकोज की वो प्रिपेयर्ड फॉर्म कौन सी है जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए अब रेडी है। दैट प्रिपेयर्ड फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज इज द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट्स। यहां पर अक्सर ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रिपरेटरी फेज। तो प्रिपरेटरी फेज की एंड प्रोडक्ट्स क्या बताई जाएंगी? क्या प्रिपरेटरी फेज की एंड प्रोडक्ट्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट? तो ये अक्सर ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। आपने याद रखना है कि प्रिपरेटरी फेज की जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, क्योंकि रिएक्शन नंबर 5 के अंदर ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना था ये भी इसमें चेंज हो जाता है, और अब जो नेक्स्ट पाथवे है वो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आगे प्रोसीड होगा। अच्छा, अब आपको यहां पर यह भी समझ में आ रहा होगा कि हमने प्रिपरेटरी फेज को इन्वेस्टमेंट फेज क्यों कहा था, क्योंकि यहां पर 2 एटीपीज को इन्वेस्ट किया गया है, 2 एटीपीज को यहां पर इनफैक्ट इन्वेस्ट किया गया है, उनकी एनर्जी यहां पर इनकॉर्पोरेट की गई है ताकि ग्लूकोज को मॉडिफाई करके उसे प्रिपेयर किया जा सके फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन। तो ये 2 एटीपीज का लॉस याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर ये रिएक्शंस भी पूछे जाते हैं कि राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस इन विच एटीपी इज कंज्यूम्ड। तो रिएक्शन नंबर 1 या रिएक्शन नंबर 3 में से कोई भी आप रिएक्शन कोट कर सकते हैं इस बात का आंसर देने के लिए कि वो कौन सा रिएक्शन जिसमें एटीपी कंज्यूमर। तो ये दोनों रिएक्शंस हैं जहां पर एटीपी की कंजप्शन आप देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक और बात यहां पर याद रहे कि एक एटीपी मॉलिक्यूल इसके हाइड्रोलिसिस से तकरीबन कोई 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी यील्ड होती है। अपॉन हाइड्रोलिसिस 1 एटीपी मॉलिक्यूल रिलीजेस 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी। तो चूंकि यहां पर 2 एटीपी की इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरीज, इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिपरेटरी फेज में हाउ मच एनर्जी हैज बीन इन्वेस्टेड, तो आपने 2 एटीपीज की ये जो एनर्जी यील्ड है इसको सम अप कर देना है, यानी 7.3 प्लस 7.3, तो ये बन गया 14.6 किलो कैलोरी एनर्जी हैज बीन इन्वेस्टेड इन दिस फेज। ठीक है, तो ये इस तरह के पॉइंट्स को भी आपने माइंड में रखना है। ठीक है जी, तो प्रिपरेटरी फेज आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन? चलें जी, अब देखते हैं हम ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज विच इज आल्सो नोन एज पे ऑफ फेज। अब इस फेज के दौरान एनर्जी यील्ड होगी, एनर्जी रिलीज होगी, इसी वजह से इस फेज को पे ऑफ फेज का नाम भी दिया गया। और इस फेज का आगाज होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। याद रखिए कि ऑक्सीडेटिव फेज के जितने भी रिएक्शंस होंगे वो ट्वाइस टेक प्लेस होंगे, यानी 2 बार। हर एक चीज को आपने 2x कंसिडर करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे अभी दिखाया जा रहा है आपको कि ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसके 2 मॉलिक्यूल्स यहां पे पार्टिसिपेट करें, तो हम हर एक के साथ ये 2x लिखेंगे ताकि ये बात
क्लियर हो सके कि ये दो मॉलिक्यूल्स हैं और बाकी भी चीजें वो दो दो ही होंगी। ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इस रिएक्शन के अंदर दो केमिकल एक्टिविटीज से गुजरेगा। इस रिएक्शन में ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ना सिर्फ फॉस्फेट का एडिशन होना है बल्कि फॉस्फेट के एडिशन के साथ साथ यहां पर एक अदद ऑक्सीडेशन इवेंट भी होगा। यहां पर जो फॉस्फेट का एडिशन होगा वो इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी इसको पीआई लिखा जाता है और वैसे बेसिकली एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट H3PO4 दिस इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये H3PO4 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डायरेक्टली ऐड होगा इसके अंदर और इसके साथ साथ यहां पर एक अदद ऑक्सीडेशन इवेंट भी परफॉर्म होता है और इस जगह पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दरअसल NAD मॉलिक्यूल है, NAD+। इसके ऊपर ये जो प्लस चार्ज है ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट है। NAD स्टैंड्स फॉर निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये एक कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करने वाला मॉलिक्यूल है। ये एक डाइन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है। इसका यहां पर रोल क्या है? इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जिस मॉलिक्यूल से ये रिएक्ट करेगा वहां से हाइड्रोजन गेन कर लेगा। इसी से मिलता जुलता एक मॉलिक्यूल आपने फोटोसिंथेसिस में भी देखा था, वो था निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, यानी उसके साथ P भी अटैच था, फॉस्फेट भी अटैच था। याद रखो कि रेस्पिरेशन में वो NADP यूज नहीं होगा, यहां पर NAD यूज होगा, ये केयरफुल रहना आपने। तो NAD विच एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये यहां पर ऑक्सीडेशन कॉज करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये NAD यहां से हाइड्रोजन गेन करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बन जाएगा NADH+H या फिर इसको NADH2 भी कहा जाता है, NADH2। So this NADH2 molecule is produced during this reaction by this oxidation event. ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है NAD। NAD यहां से हाइड्रोजन गेन करके खुद रिड्यूस हो जाता है और ये इसकी रिड्यूस फॉर्म रिड्यूस्ड NAD, NADH2 जिसे कहा जाता है, ये यहां से प्रोड्यूस होती है। और इसके साथ साथ यहां पर आपने देखा कि फॉस्फेट का एडिशन भी हुआ है। तो इनफैक्ट ये जो रिएक्शन नंबर 6 कहलाता है, दिस रिएक्शन नंबर 6 शोज 2 केमिकल एक्टिविटीज। और वो 2 केमिकल एक्टिविटीज क्या है? यहां पर ना सिर्फ ऑक्सीडेशन इवेंट परफॉर्म हुआ बल्कि इसके साथ साथ चूंकि फॉस्फोरिलेशन भी हुई है तो हम इस रिएक्शन को टाइटल देंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ फॉस्फेट और ये इवेंट ऑक्सीडेशन है। तो कलेक्टिवली आप इस रिएक्शन को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहेंगे बिकॉज ऑफ दीज 2 केमिकल एक्टिविटीज। वन इज फॉस्फोरिलेशन, दैट इज एडिशन ऑफ फॉस्फेट, एंड अदर इज ऑक्सीडेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बाय मींस ऑफ NAD। तो इस तरह से ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इवेंट है। दिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 1,3-bis-phosphoglycerate। 1,3-bis-phosphoglycerate की ये जो फॉर्मेशन हुई है फ्रॉम ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बाय द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, दिस formation is catalyzed by an enzyme known as glyceraldehyde dehydrogenase enzyme. Glyceraldehyde dehydrogenase enzyme catalyzes this reaction, जिसमें ये फॉस्फेट का एडिशन भी हुआ और हाइड्रोजन का रिमूवल भी हुआ है। अब नेक्स्ट रिएक्शन में 1,3-bis-phosphoglycerate, जिसके पास अब 2 फॉस्फेट ग्रुप्स आ चुके हैं। एक फॉस्फेट ग्रुप उसके कार्बन 1 पर अटैच्ड है और दूसरा फॉस्फेट उसके कार्बन 3 पर अटैच्ड है। तो अब इस मॉलिक्यूल के साथ देखिए नेक्स्ट क्या होता है, इसको अब आप खुद गेस कर सकते हैं। देखिए इस रिएक्शन में 1,3-bis-phosphoglycerate ADP के साथ रिएक्ट करता है। ADP ये वही है जो ATP के फॉस्फेट के लॉस से बना था, ठीक है। तो ये ADP के साथ जैसे ही 1,3-bis-phosphoglycerate रिएक्ट करता है तो ADP अब अपना बदला लेगा।
ADP 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट से फॉस्फेट ले लेगा और इस तरह से फॉस्फेट लेकर ये बन जाएगा ATP. So this is the reaction in which ATP molecule is synthesized. This is very important reaction of the glycolysis in which ATP is synthesized. तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट के पास दो अदद फॉस्फेट थे, एक कार्बन 1 पर, दूसरा कार्बन 3 पर. तो जो कार्बन 1 वाला फॉस्फेट है वो मिल गया ADP को और ये फॉस्फेट लेकर ATP बन गया, जबकि 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट अपना फॉस्फेट लूज करने के बाद ये कन्वर्ट हो गया इनटू 3 फॉस्फोग्लाइसरेट. तो आप देखिए कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट में दो अदद फॉस्फेट ग्रुप थे. याद रहे ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट है. 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट में दो अदद फॉस्फेट ग्रुप थे, जबकि 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में अब सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप रह गया क्योंकि एक फॉस्फेट ग्रुप यहां से लूज हो गया. तो इस लॉस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप को क्या टाइटल दिया जाएगा? दिस लॉस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप दैट अकर्स इन रिएक्शन नंबर 7 इज नोन एज डीफॉस्फोरिलेशन. सो दिस इज एक्चुअली डीफॉस्फोरिलेशन रिएक्शन. This dephosphorylation reaction is catalyzed by phosphoglycerate kinase. Phosphoglycerate kinase is the enzyme, जबकि यहां पर 1,3 bis phosphoglycerate is the substrate of the reaction. Phosphoglycerate kinase के साथ ADP इस वक्त कोएंजाइम का रोल प्ले कर रहा है, and after getting a phosphate group it is changed into ATP. जबकि केमिकल एक्टिविटी जो इसमें टेक प्लेस हुई है उसको आप डीफॉस्फोरिलेशन के नाम से याद करेंगे और जो प्रोडक्ट यहां पे बनी है दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड 3 फॉस्फोग्लाइसरेट. नाउ इन द नेक्स्ट रिएक्शन 3 फॉस्फोग्लाइसरेट इज चेंज इनटू 2 फॉस्फोग्लाइसरेट. आप इसमें इमेजिन कर सकते हैं कि यहां पर क्या चेंज आया होगा, दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या फर्क है. अब देखिए दोनों मॉलिक्यूल्स में सिर्फ पोजीशन ऑफ फॉस्फेट का ग्रुप फर्क है. यहां पर फॉस्फेट ग्रुप थर्ड कार्बन पर मौजूद है, यहां पर सेकंड कार्बन पर आ गया. ये 3 फॉस्फोग्लाइसरेट मॉलिक्यूल था, जबकि ये 2 फॉस्फोग्लाइसरेट मॉलिक्यूल है. तो सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है. मॉलिक्यूलर फार्मूला रिमेन सेम बट स्ट्रक्चर हैज बीन चेंज. सो दिस स्ट्रक्चरल चेंज इज नोन एज आइसोमराइजेशन. दिस रिएक्शन नंबर 8 is in fact an isomerization reaction. Isomerization. इस रिएक्शन नंबर 8 को, इस आइसोमराइजेशन को जो एंजाइम कैटलाइज करता है वो है फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज. तो इस तरह से फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज की एक्टिविटी से 3 फॉस्फोग्लाइसरेट इज चेंज टू 2 फॉस्फोग्लाइसरेट. अब रिएक्शन नंबर 9 में देखिए क्या होगा. 2 फॉस्फोग्लाइसरेट मॉलिक्यूल after the removal of a water molecule is changed into phosphoenol pyruvate. This conversion takes place by the removal of a water molecule. During this reaction actually a water molecule is removed. This removal of water molecule is termed as dehydration. This is actually dehydration reaction. Reaction number 9 is dehydration because it involves the removal of water, therefore it is known as डिहाइड्रेशन रिएक्शन. तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन के नतीजे में 2 फॉस्फोग्लाइसरेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज हो गया. नाउ इन द लास्ट रिएक्शन दैट अकर्स इन द सेम वे एज द रिएक्शन नंबर 7 अकर्ड, यानी यहां पर क्या होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट एट द एंड एडीपी के साथ रिएक्ट करता है. जैसे रिएक्शन नंबर 7 में इसका सामना एडीपी से हुआ था और एडीपी ने अपना बदला लिया था, इसी तरह से अब फिर एडीपी फॉस्फोइनोल पायरुवेट के पास बचा हुआ एक और फॉस्फेट ले लेगा और फॉस्फेट लेकर ये बन जाएगा एटीपी. तो इस तरह से यहां पर फिर एटीपी की फॉर्मेशन हुई है और फॉस्फोइनोल पायरुवेट अपना फॉस्फेट लूज करने के बाद चेंज हो गया इनटू पायरुवेट. तो इस तरह से पायरुवेट की यहां पर फॉर्मेशन हुई, पायरुवेट. तो इस रिएक्शन नंबर 10 को क्या नाम दिया जाएगा? दिस रिएक्शन नंबर 10 is termed as dephosphorylation reaction. Dephosphorylation reaction. इस आखिरी रिएक्शन को जो एंजाइम कैटलाइज करता है
और इससे पहले भी हम मिस कर गए, रिएक्शन नंबर 9 के अंदर भी एक एंजाइम इन्वॉल्व था। तो रिएक्शन नंबर 9 वाज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम नोन एज इनोलेज। इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिमूवल ऑफ वाटर टेक प्लेस हुआ था, और जबकि रिएक्शन नंबर 10 इज कैटलाइज्ड बाय पायरुवेट काइनेज एंजाइम। इस एंजाइम का नाम है पायरुवेट काइनेज एंजाइम। So in the presence of pyruvate kinase enzyme, phosphoenol pyruvate is changed into pyruvate by the removal of phosphate group. Therefore, this reaction is called dephosphorylation reaction. तो इस तरह से आप देखिए कि प्रिपरेटरी फेज के बाद जो ये ऑक्सीडेटिव फेज परफॉर्म हुआ, इसमें जो ग्लूकोज की प्रिपेयर्ड फॉर्म थी जिसकी ऑक्सीडेशन अब मुमकिन थी, वो ग्लाइसोलिड 3-फॉस्फेट था। और इस ऑक्सीडेशन के दौरान यहां पर आपने देखा कि दो जगहों पर एटीपी यील्ड हुए, एक रिएक्शन नंबर 7 में और दूसरा रिएक्शन नंबर 10 में, और एट द एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट प्रोड्यूस हो गए। याद रहे कि मैंने आपसे ये कहा था कि ये हर एक रिएक्शन ट्वाइस टेक प्लेस हो रहा है, तो हर एक को आपने 2x कंसिडर करना है, ठीक है। ये हर एक रिएक्शन 2x है, ये भी 2x, ये भी 2x, ये भी 2x, और इसी तरह से फाइनली दिस इज ऑल्सो 2x। 2x का मतलब है 2 मॉलिक्यूल। तो एट द एंड ऑफ दिस फेज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट आर प्रोड्यूस। सो दिस इज द ग्लाइकोलिसिस, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। अच्छा, यहां पर याद रहे कि ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, रिएक्शन नंबर 7 एंड रिएक्शन नंबर 10 आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर ये पूछा जाता है कि राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन विच एटीपी इज प्रोड्यूस्ड। तो उसमें आपने ये रिएक्शन 7 या 10 दोनों में से किसी एक का रेफरेंस देना है, लेकिन याद रहे कि यहां पर 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपने सिंगल कंसिडर नहीं करना क्योंकि ये रिएक्शन ट्वाइस टेक प्लेस हो रहा है, और इसी तरह से यहां पर भी 2 एटीपी यील्ड हो रहे हैं। यहां पर एक और बात का भी ध्यान रहे कि इस जगह पर जो एटीपी की प्रोडक्शन हुई है ना, इस मैकेनिज्म को कहा जाता है द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। मैकेनिज्म ऑफ एटीपी प्रोडक्शन, अभी आप रेस्पिरेशन में एटीपी की प्रोडक्शन 2 डिफरेंट मैकेनिज्म के तहत देखेंगे। तो इस जगह पर मैकेनिज्म ऑफ एटीपी प्रोडक्शन ग्लाइकोलिसिस में जो आपको नजर आ रही है, रिएक्शन नंबर 7 एंड 10 इसकी एग्जांपल्स हैं। इस मैकेनिज्म ऑफ एटीपी प्रोडक्शन को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई ऑर्गेनिक फॉस्फोरिलेटेड सबस्ट्रेट, जैसे 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसके पास फॉस्फेट ग्रुप भी मौजूद है, तो जब कोई ऑर्गेनिक फॉस्फोरिलेटेड सबस्ट्रेट डायरेक्टली एडीपी को फॉस्फेट डोनेट कर दे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, और एडीपी या फॉस्फेट लेकर एटीपी बन जाए, तो दिस काइंड ऑफ एटीपी प्रोडक्शन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इज when the organic phosphorylated substrate directly donates its phosphate group to ADP in order to make ATP. This kind of ATP production is called substrate level phosphorylation, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन ये एटीपी प्रोडक्शन का एक मैकेनिज्म है। अभी आप रेस्पिरेशन के दौरान देखिएगा कि एटीपी की प्रोडक्शन केमियोस्मोटिकली भी होगी, जिस तरह से आपने फोटोसिंथेसिस में केमियोस्मोटिक जनरेशन ऑफ एटीपी देखी थी, यहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन में भी केमियोस्मोटिकली एटीपी जनरेट होंगे। लेकिन इस वक्त ये रिएक्शन नंबर 7 और 10 में जो एटीपी की प्रोडक्शन हुई है, ये एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का रिजल्ट है, जिसमें एक ऑर्गेनिक फॉस्फोरिलेटेड सबस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम अपना फॉस्फेट एडीपी को डायरेक्टली डोनेट करके उसको एटीपी बना देता है। तो इस तरह का जो एटीपी की फॉर्मेशन, इस तरह की जो एटीपी की फॉर्मेशन है, उसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। तो अगर आपसे एग्जांपल पूछी जाए कि गिव एन एग्जांपल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, तो आप रिएक्शन 7 और 10 की एग्जांपल कोट कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप देखिए कि ये जो NADH2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए ना, इन NADH2 मॉलिक्यूल्स के पास भी इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये NADH2 मॉलिक्यूल्स अगरचे आखिरी जो फेज आपको अभी मैंने लिस्ट करवाया था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, या से
रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। तो उस रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब ये NADH2 मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन से ATPs रिलीज होंगे। तो वो ATPs जो वहां जाकर रिलीज होंगे उसको भी हम ग्लाइकोलिसिस के अकाउंट में लिखते होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस बात के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस का जो एनर्जी बजट है, एनर्जी यील्ड, वो कितनी है, कि कितने ATP प्रोड्यूस हुए, कितने खर्च हुए, टोटल ATP यील्ड क्या होगी, नेट यील्ड क्या होगी, इन सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहां पर खत्म करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलें, ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.